हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंक। इनकम टैक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे आईटीआर 1 को ऑनलाइन फाइल करना है तो मैं किस तरह आईटीआर 1 को ऑनलाइन फाइल करूंगा। वहीं अगर मुझे आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मुझे आईटीआर 1 को ऑफलाइन फाइल करना है तो मैं किस तरह अपने आईटीआर 1 को ऑफलाइन फाइल करूंगा। ऑफलाइन जब भी मैं अपने आईटीआर 1 को प्रिपेयर करता हूं तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद मुझे एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब मैं यूटिलिटी डाउनलोड कर लूंगा उसके बाद मुझे एक प्रीफिल एक्सएमएल प्रीफिल फाइल होगी। प्रीफिल फाइल मुझे डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद जब मैं अपने आईटीआर को प्रिपेयर करूंगा ऑफलाइन मोड में, तो फाइनली जब मेरा आईटीआर प्रिपेयर हो जाएगा विदाउट एरर, तो मैं एक जीएसएन फाइल जनरेट कर लूंगा और वो जीएसएन फाइल मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो कैसे हम लोग यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं, कैसे हम प्रीफिल डाटा डाउनलोड करते हैं और कैसे हम जीएसएन फाइल जनरेट करके ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं, तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आईटीआर 1 को कौन फाइल कर सकता है और आईटीआर 1 को कौन फाइल नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो अगर मेरी सैलरी से इनकम है तो मैं आईटीआर 1 को फाइल कर सकता हूं, या फिर मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो मैं आईटीआर 1 को फाइल कर सकता हूं, या मेरी अदर सोर्सेज इनकम है जैसे कि मुझे सेविंग से ब्याज मिल रहा है या डिपॉजिट से मुझे ब्याज मिल रहा है जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, या फिर मेरी फैमिली पेंशन है उसके पेंशन अमाउंट मुझे मिल रहा है, या फिर मुझे कोई डिविडेंड इनकम मिल रही है, मुझे कमीशन मिल रहा है, मुझे ब्रोकरेज मिल रहा है, तो उस केस में मैं आईटीआर 1 को फाइल कर सकता हूँ। या मेरी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज तक, तो उस केस में भी मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूँ। अगर मेरी 5,000 से ज्यादा है तो उस केस में आईटीआर 1 या 4 नहीं जाएगा। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि आईटीआर 1 को कौन फाइल नहीं कर सकता, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। अगर मेरी कोई ऐसी इनकम है जो कि इंडिया से बाहर से मुझे मिल रही है तो उस केस में भी मैं आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। या फिर मुझे कोई लॉस पिछले साल किसी भी हेड में मुझे लॉस हुआ था, मैं इस साल उसे पिछले साल मैंने उसे कैरी फॉरवर्ड किया और इस साल मैं उसे क्लेम करना चाहता हूं, तो उस केस में भी मैं आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाऊंगा। या फिर मैं लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं तब भी मैं आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाऊंगा। या फिर कोई भी ऐसी साइनिंग अथॉरिटी जो कि इंडिया से बाहर है तो उस केस में भी मैं आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइल आईटीआर 1 ऑफलाइन। फ्रेंड्स, अब मैं जब भी लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने से पहले मुझे अपनी यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस पे जाके मैं अपने आईटीआर को प्रिपेयर करूंगा। तो मुझे जाना है डाउनलोड्स पर। डाउनलोड्स में मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि किस असेसमेंट ईयर का मैं अपना आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। फाइनेंशियल 2020-21 के लिए मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22, जो कि जिसकी यूटिलिटी मैं यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है मुझे प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइल करना था किसी नोटिस के अगेंस्ट में, अगर मुझे कोई आईटीआर फाइल करना है या फिर कोई भी रीजन के कारण मुझे पिछले साल का आईटीआर फाइल करना है, तो उसके लिए मेरी यूटिलिटी जैसे कि एक्सेल यूटिलिटी या फिर जावा मेरी डाउनलोड यूटिलिटी होगी। लेकिन अगर मुझे करंट असेसमेंट ईयर की आईटीआर को डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया। अब ये मेरी यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने आईटीआर को यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यूटिलिटी कुछ इस तरह स्क्रीन पर दिख रही है, डेस्कटॉप यूटिलिटी आईटीआर 1 ऑफ 4। तो मुझे आईटीआर 1 फाइल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद फाइल रिटर्न, जब मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा फ्रेश रिटर्न, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। या फिर मैंने ऑलरेडी अपने रिटर्न को पहले कभी प्रिपेयर कर रखा है ऑफलाइन मोड में, तो ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न, ड्राफ्ट वर्जन में जाके मेरे रिटर्न सेव हो जाते हैं। तो मैंने रिटर्न किया एंड देन फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न में मेरे पास अब 3 ऑप्शन आते हैं अपनी प्रीफिल डाटा को डाउनलोड करने के लिए। प्रीफिल डाटा में जैसे अगर डाउनलोड प्रीफिल डाटा, जब मैं डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ अपना पेन नंबर डालना है और अपनी असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, और जो भी मेरी प्रीफिल इन्फॉर्मेशन होगी ई फाइलिंग पोर्टल पे, जैसे कि मेरा पेन नंबर, मेरी एड्रेस डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरी इस यूटिलिटी में जाके सेव हो जाएगी। या फिर मैं सेकंड ऑप्शन है मेरे पास इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। इंपोर्ट प्रीफिल डाटा के लिए मुझे सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा अलग से, प्लस मुझे अपनी प्रीफिल इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वो जो डाउनलोड प्रीफिल इंफॉर्मेशन होगी मुझे इस यूटिलिटी में जाके उसे इंपोर्ट कर देना है। थर्ड है, अगर मैंने पहले अपने रिटर्न्स को ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में प्रिपेयर कर रखा था, बाद में मुझे लगा कि मुझे इसे ऑफलाइन में कंटिन्यू करना है, तो मैं जो भी मेरा ड्राफ्ट फाइल होगी मैं उसे इंपोर्ट कर सकता हूं और उसे आगे कंटिन्यू ऑफलाइन मोड में कर सकता हूं। तो मैंने डाउनलोड प्रोफाइल डाटा करा, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मुझे अपना पेन नंबर डालना है। मैंने अपना पेन नंबर डाला और अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया एंड देन प्रोसीड। यस। लॉगिन के लिए मुझे यहाँ पूछ रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न में लॉगिन के लिए आप अपना पेन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार आईडी भी डाल सकते हैं।
मैंने अपने यहाँ पे लॉगिन डिटेल पूरी डाल दी है, मैंने अपना पैन नंबर डाला, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू के बाद फिर मेरा पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड मेरे पास दो ऑप्शन है पासवर्ड के लिए लॉगिन करने के लिए, या तो मैं जो भी मेरा आधार कार्ड पे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा मैं वो ओटीपी डाल सकता हूँ, या ऑलरेडी मेरे पास अपना पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे कंफर्म किया और मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया एंड देन कंटिन्यू। अब ये मेरी ऑफलाइन यूटिलिटी है। ऑफलाइन यूटिलिटी जैसे ही मैं अपना आईडी और पासवर्ड इसमें डाल लेता हूँ तो मेरी जो भी प्रिफिल इन्फॉर्मेशन होगी और ऑफलाइन मोड में ऑलरेडी आ चुकी है, और यहाँ पे मैंने इसे फाइल रिटर्न किया। फाइल रिटर्न के बाद आप मुझे सिलेक्ट करना है कि आप कौन आईटीआर रिटर्न को फाइल कर रहा है। अगर मुझे आईटीआर 1 फाइल करना है तो मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद मुझे आईटीआर फॉर्म का ऑप्शन है, क्या मैं आईटीआर 1 फाइल करना चाहता हूँ, आईटीआर 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता हूँ। मैंने आईटीआर 1 सिलेक्ट किया एंड प्रोसीड विद आईटीआर 1। अब मैं ऑफलाइन यूटिलिटी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑफलाइन यूटिलिटी में वही है जैसे मैं ऑनलाइन में प्रिपेयर करता हूँ सेम। अब मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज या वन हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम है, या अदर सोर्सेस है जैसे कि इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, या फिर मेरी कोई एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज तक, तो वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। मैंने प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। अब मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, मैं किस रीजन से अपने आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ। क्या मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया है कि अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2,50,000 रुपए। वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने रिटर्न को फाइल कर रहा है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी 3 लाख रुपए। तो मैं मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, सपोज 4,50,000 है या 6 लाख रुपए या इससे ज्यादा है, तो उस केस में मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। वहीं अगर सेकंड ऑप्शन में मुझसे पूछ रहा है क्या मेरा डिपॉजिट से करंट अकाउंट में एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल 2020-21 में, तो मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। वहीं अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर हुआ है 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री, तो उस केस में मुझे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या किस रीजन से मैं आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है क्या मैं मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हुआ है 1 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल 2020-21 में, या इसके अलावा भी कोई अदर रीजन है तो मैं अदर रीजन सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा। मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड देन कंटिन्यू। ओके, अब मुझे यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक बार चेक करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन से जैसे मैं क्लिक करूंगा इसमें मैं कोई एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली जो भी मेरी पैन कार्ड पे या मेरी प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करूंगा वहां से जाके मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिफिल आती है। सेकंड है मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर मुझे लगता है कुछ चेंजेस है तो मैं एडिट करके उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी एड्रेस डिटेल या फिर मेरा मोबाइल नंबर में मुझे चेंज करना है या फिर मेरी ईमेल आईडी मुझे कोई चेंज करना है। अब मुझे थर्ड ऑप्शन है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किस नेचर का एम्प्लॉयमेंट, अगर मुझे सैलरी मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से, क्या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है या मुझे स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मुझे सैलरी मिल रही है या मुझे पेंशन अमाउंट मिल रहा है, या फिर अदर है। अदर में जैसे कि मुझे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सैलरी मिल रही है तो उस केस में मुझे अदर सिलेक्ट करना होगा। या नॉट एप्लीकेबल में जैसे कि अगर मुझे सैलरी अमाउंट नहीं मिल रहा है, सैलरी इनकम में अपनी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कोई फैमिली पेंशन अमाउंट मिल रहा है जैसे कि मैं अदर सोर्सेज में जाके रिपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है मेरी, जैसे कि डिपॉजिट से मुझे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या सेविंग से इंटरेस्ट मिल रहा है, या मेरी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, सैलरी से कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में नॉट एप्लीकेबल करके मैं आगे जा सकता हूँ। मैंने अदर सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिल रही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि फाइलिंग सेक्शन में किस सेक्शन पे अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। क्या मैं अपने रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा हूँ? अगर मैं अपने रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना होगा 139 सबसेक्शन 1। अगर मैं अपने रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा हूँ, जो कि मेरा ओरिजिनल रिटर्न है लेकिन मैं ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे सिलेक्ट करना होगा 139 सबसेक्शन 4। अगर मैं ओरिजिनल रिटर्न के अगेंस्ट में कोई रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना होगा 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। या फिर मेरा रिटर्न डिफेक्टिव हो गया था, डिफेक्टिव रिटर्न के अगेंस्ट में अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर रहा हूं तो मेरा रिटर्न होगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। या फिर मैं नोटिस के अगेंस्ट में कोई रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मेरा सेक्शन होगा 148 142 सबसेक्शन 1, तो मैंने सिलेक्ट किया 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 115 बीएससी में 2 रिजीम को एप्लीकेबल किया हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम।
ओल्ड टैक्स रिजिम जो लास्ट ईयर था सेम वही है कि अगर मुझे मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट से मेरी कुछ डिडक्शन है, कुछ बेनिफिट है, तो मैं सबका बेनिफिट ले सकता हूँ और उस पर जो भी टैक्स रेट होगा, जैसे कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर 30% मेरा टैक्स लगता है। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करता हूँ तो उस केस में जो भी बेनिफिट होगा सेक्शन 80C से 80U उसका मुझे नहीं मिलेगा, या फिर मेरी कोई डिडक्शन है उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। मेरी जो भी सैलरी अमाउंट होगा या मेरी जो भी ग्रोस अमाउंट होगा उस पर सीधा मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम में अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15%, वहीं नेक्स्ट 2.5 लाख पर 20%, नेक्स्ट फिर 2,50,000 पे 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। अब मैं कौन सी स्कीम अडॉप्ट करता हूँ वो मेरे कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगा, उसको लेके हम ऑलरेडी आगे एक वीडियो बनाएंगे। इस वक्त मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट किया। अब मुझे अपनी बैंक डिटेल देखनी है। ये बैंक डिटेल मेरी लास्ट ईयर से निकल कर आती है कि लास्ट ईयर मेरी बैंक डिटेल ये थी। अगर मुझे लगता है कि इस साल मेरा कोई बैंक ऐड हुआ है या कोई चेंजेस है तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल में जाके अपनी बैंक डिटेल को ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐड डिटेल जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मुझे IFSC कोड डालना होगा, बैंक नेम डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा और यहाँ पे मुझे ऐड कर देना है उसको। अब मैं जब अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास चॉइस है, मैं किसी भी एक बैंक अकाउंट को सिलेक्ट फॉर रिफंड कर सकता हूं कि किस बैंक अकाउंट में मुझे रिफंड चाहिए। अगर मेरा इनकम टैक्स से रिफंड निकल कर आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है तब भी मुझे सिलेक्ट फॉर रिफंड करना ही होगा, अदरवाइज वो आगे जाके एरर बताने लग जाएगा। सिलेक्ट फॉर रिफंड किया एंड देन कंफर्म। अब मेरी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है ग्रोस टोटल इनकम। मुझे हर एक टेप को कंप्लीट करते हुए चलना है। ग्रोस टोटल इनकम में अब मेरी अगर मुझे सैलरी मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से तो सैलरी की एग्जम्पशन पूछ रहा है। जनरली मैं सैलरी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं या नहीं भी करता हूं तब भी मुझे ये डिटेल डालनी होती है। अगर कोई एग्जम्पशन नहीं है तो मैं नो करके आगे बढ़ सकता हूं। अगर मेरी कोई सैलरी से एग्जम्पशन है कुछ सेक्शन में मेरे जैसे सैलरी से अगर मुझे कोई एग्जम्पशन है तो मैं सैलरी की डाल सकता हूं। क्या मुझे सेक्शन 10(14)(1) में कोई ट्रेवल टू ट्रांसफर कोई एग्जम्पशन मुझे मिल रहा है, या फिर मेरा कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या स्पेशल कंप्यूटर अलाउंस जो कि मुझे मिल रहा है तो मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूँ, या हॉस्टल अलाउंस मुझे मिल रहा है तो मैं यस करके यहाँ पे डिटेल डाल सकता हूँ। या फिर मुझे अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस HRA मिल रहा है सेक्शन 10(13)(A) में, तो मेरे कैलकुलेशन से जो भी मेरा HRA निकल कर आ रहा है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। HRO के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। या फिर मुझे या कोई HRA नहीं है, मैंने नो सेलेक्ट किया, यहाँ भी मैंने इसे नो किया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लिव टेबल अलाउंस? क्या मुझे LTA मिल रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में? अगर मिल रहा है तो मैं अपने फॉर्म 16 से या अपनी एम्प्लॉयर्स डिटेल से देख सकता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ LTA मिल रहा है। मैं यस करके अपनी LTA की डिटेल डाल सकता हूँ, अदरवाइज नो एंड कंटिन्यू। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? क्या सेक्शन 10 में मुझे कोई इसके अलावा कोई अदर एग्जम्पशन है? तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। क्या मुझे ग्रेचुएटिव अमाउंट मिल रहा है या फिर मुझे लिव इनकैशमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, या इसके अलावा मुझे कोई अमाउंट सेक्शन 10 में कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मैं डाल सकता हूँ अपनी डिटेल सेक्शन देखकर, अदरवाइज नो एंड देन कंटिन्यू। सैलरी एग्जम्पशन की डिटेल डालने के बाद अब मुझे अपनी डिटेल ऑफ सैलरी, ग्रोस सैलरी अमाउंट डालना है, नेट सैलरी अमाउंट डालना है, प्लस मैंने क्या डिडक्शन क्लेम करी है अंडर सेक्शन 16 में। तो यहाँ एडिट पर जाके मुझे क्लिक करना है। अब मुझे डिटेल डालनी की मेरी ग्रोस सैलरी क्या है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। मैंने यहाँ पे लिखा मेरी ग्रोस सैलरी है 6,50,000। अगर मुझे कोई परक्यूसिट्स अमाउंट मिल रहा है सेक्शन 17(2) मैं अपने फॉर्म 12BA में जाके अपना परक्यूसिट्स अमाउंट देख सकता हूँ। क्या मुझे गिफ्ट मिल रहा है या फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिगार्डिंग मुझे कोई परक्यूसिट्स अमाउंट मिल रहा है, जैसे वाटर हुआ, गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो मैं अपना 17(2) में जाके अपना परक्यूसिट्स डाल सकता हूँ। जब मैं ITR 3 ITR 2 फाइल करता हूँ तो उसके इसमें मुझे परक्यूसिट्स प्लस सैलरी 17(1) में जो मिल रही है मुझे डिटेल बाइफिकेशन उसका देना पड़ता है, लेकिन 104 में जाके मुझे इसका कोई बाइफिकेशन नहीं देना। मैं सीधा अपना परक्यूसिट्स अमाउंट डाल सकता हूँ। मैंने लिखा कि 5,000 रुपीज मुझे परक्यूसिट्स मिल रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का कोई पार्ट मिल रहा है
तो मुझे इसे बाइफिकेशन नहीं डालना होगा, मैं डाल सकता हूँ सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में मुझे प्रॉफिट इन लिeu सैलरी कितनी मिल रही है। अगर कुछ नहीं मिल रही है तो मुझे यहाँ पे 0 नहीं दिखाना है। अगर कोई अलाउंस मुझे मिल रहा है जो कि एग्जम्प्टेड है तो मैं डाल सकता हूँ सेक्शन 10 में कौन सा अलाउंसेस मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी सैलरी निकल के आ गई 6,55,6,55,000 रुपए, जिसमें कि मुझे 16 आई है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है 50,000 रुपए की, ऑटो पॉपुलेटेड है। प्लस अगर मेरा कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो मैं डाल सकता हूँ कि मुझे प्रोफेशनल टैक्स मेरा कितना मिल रहा है फॉर्म 16 से देखकर 6,02,500 रुपए मेरी टैक्सेबल सैलरी है। अब मेरा सैलरी रेट कंप्लीट होने के बाद मुझे अगले हेड में जाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से मेरी कोई इनकम है, जैसे कि अगर मुझे रेंट अमाउंट मिल रहा है हाउस का तो मुझे अपनी रेंट डिटेल डालनी पड़ेगी। प्लस अगर मेरा कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो हाउसिंग लोन के केस में मुझे अपने इंटरेस्ट का मैं बेनिफिट ले सकता हूँ अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, फिर मेरा लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। मोर देन वन हाउस है मेरा तो उस केस में मुझे सिलेक्ट करना होगा डीम्ड लेट आउट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लेट आउट, मुझे रेंट अमाउंट मिल रहा है। मुझे अपने यहाँ पे ग्रोस रेंट अमाउंट डालना पड़ेगा, मैंने डाला 96,000 मुझे ग्रोस रेंट अमाउंट मिल रहा है। टैक्स पेड ऑन लोकल अथॉरिटी, अगर मैंने कोई म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रखा है अपने हाउस का तो मुझे उसका डिटेल डालनी हुई एज पर म्युनिसिपल रिसिप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा 2500 रुपये। अगर मैंने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ फॉर हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में तो मैं इंटरेस्ट अमाउंट मुझे यहाँ डाल सकता हूँ। प्लस अगर मुझे कोई अरियर या अंडरलाइज रेंट है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर तो मैं उसकी डिटेल भी मुझे यहाँ पे डालनी है। अगर कोई अंडरलाइज रेंट है जो कि मुझे करंट ईयर फाइनेंशियल 2020-21 में मिला है, अदरवाइज 8। अब मेरे हाउस प्रॉपर्टी से डिटेल निकल कर आई है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, 96,000 मेरा रेंट है, 2500 रुपए का मैंने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया हुआ है, 93,500 प्लस 28,050 रुपए की मुझे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 में। टोटल मेरा हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्सेबल इनकम है वो है 65,450। इसके अलावा मेरा अगला हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मेरी अगर मेरी कोई सेविंग से मुझे ब्याज मिल रहा है, डू यू हैव एन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो मैं यस करूंगा और अपना सेविंग का ब्याज डाल सकता हूँ 1 या मोर देन 1 अकाउंट से। टोटल एग्रीगेट मुझे कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ है इसमें मुझे सेविंग से इंटरेस्ट में 10,000 रुपए का। वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में सेविंग प्लस डिपॉजिट्स दोनों पे मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए तक की। तो यहाँ पे मैंने डाला मेरा सेविंग से ब्याज है 4,500। अगर मेरी कोई डिपॉजिट से इनकम है, अगर मेरा डिपॉजिट इन बैंक, इन पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया जो कि इन बैंकिंग बिजनेस में, तो उस केस में अब जो भी मेरी बैंक डिपॉजिट से इनकम होगी मैं अपने फॉर्म 26S में भी जाके देख सकता हूँ। अगर मेरा डिपॉजिट पे कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट से डाला 15,000 मुझे डिपॉजिट से इनकम हो रही है। अगर मेरी कोई फैमिली पेंशन है जो कि मुझे मिल रहा है मेरे बैंक अकाउंट में तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी फैमिली पेंशन मुझे कितनी मिल रही है और यहाँ पे यस करके मैं अपनी फैमिली पेंशन की डिटेल डाल सकता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जब मैंने अपना ITR फाइल करा था तो फाइल करते टाइम मेरा 20,000 का रिफंड आ रहा था, लेकिन मेरा रिफंड अमाउंट टोटल मुझे 21,000 मिला है। तो 1,000 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। तो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में जाके मेरे लिए टैक्सेबल होगा, तो मैंने 1,000 रुपए यहाँ पे टैक्सेबल डाला। एनी अदर, अगर एनी अदर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरी कोई इनकम है जैसे कि मुझे कोई कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज अमाउंट मिल रहा है तो मैं डाल सकता हूँ, या मेरी कोई डिविडेंड इनकम है फ्रॉम शेयर्स, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, तो उस केस में मैं अपनी डिविडेंड इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ यस करके मुझे टोटल कितने अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, कब से कब तक मिल रहा है। क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड इनकम, मुझे यहाँ पे अपने डिविडेंड इनकम को क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा कि अप टू 15 जून 2020 तक मुझे कितना डिविडेंड मिला, 16 जून से 15 सितंबर तक मुझे कितना डिविडेंड अमाउंट मिला, या फिर मेरा टोटल जब ब्रेकअप देने के बाद मेरा टोटल डिविडेंड यहाँ पे निकल कर आता है जो कि टैक्सेबल होता है। इसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है। मेरा अगला है अगर मेरी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है, एग्जम्प्टेड इनकम में यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरी क्या एग्जम्प्टेड इनकम है। क्या मुझे एग्रीकल्चर इनकम है मेरी अप टू 5,000 रुपीज तक, तो मैं यहाँ पे डाल के अपनी एग्रीकल्चर इनकम डाल सकता हूँ कि 4,500 मुझे एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है। फिर इसके अलावा भी अगर मेरी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है
तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ क्या मुझे स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड अमाउंट मिला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में, या फिर मुझे कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में, या कोई सुपर एन्यूशन फंड मुझे मिला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 में। तो उस केस में मुझे यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम की डिटेल डालनी होगी। मैंने लिखा एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4,500 मुझे एग्रीकल्चर इनकम मिली है। यहाँ पे जाके मुझे इसे ऐड करना है। अगर मुझे कोई ऐसा एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। एंड देन मेरी सभी हेड से मेरी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और अदर सोर्सेज से। बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में मेरा ITR 1 नहीं जाएगा, प्लस कैपिटल गेन के केस में भी मेरा ITR 1 नहीं जाएगा। तो मेरी तीनों हेड से इनकम कंप्लीट हो चुकी है, प्लस मैंने एग्जम्प्टेड इनकम भी यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद मुझे कंफर्म करना है। अब मुझे चैप्टर 6A की डिडक्शन डालनी है। क्या मैंने फाइनेंशियल 2020-21 में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने कोई डोनेशन का पेमेंट किया है सेक्शन 80G में जाकर, तो जब भी मैं डोनेशन की डिटेल यस करूंगा तो अलग से मुझे एक शेड्यूल डोनेशन का फाइल करना होगा यहाँ पे। जैसे मैं यस करता हूँ तो यस करने के बाद मुझे शेड्यूल ऑफ सेक्शन 80G मुझे इसको फिल करना होगा, जिसमें मुझे बताना पड़ेगा कि डोनी की डिटेल क्या है, प्लस डोनी का एड्रेस, डोनी का पेन नंबर, डोनी का नेम, किस मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड में मैंने उसको पेमेंट किया है, क्या मैंने डोनेशन का ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया है या फिर मैंने कैश में पेमेंट किया हुआ है। तो मुझे उसकी पूरी डिटेल डालनी होगी। मैंने इसको नो किया। ये मेरा कोई अगर डोनेशन है फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यस करके उसका भी मुझे एक शेड्यूल फिल करना होगा 80GA में। या फिर डिडक्शन 80GG, अगर मैंने कोई रेंट का पेमेंट मिला है, मुझे अपने एम्प्लॉयर से HRA का अमाउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं जितना अभी रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ उसका एक कैलकुलेशन होगा। अब जो भी मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, तो रेंट का पेमेंट मैं अपने सेक्शन 80GG में जाकर उसे क्लेम कर सकता हूँ, मैक्सिमम 60,000 रुपीज तक। उसके लिए सबसे पहले मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, फॉर्म 10BA, जिसमें मुझे बताना होगा कि मैं किस लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड का पेन नंबर, लैंडलॉर्ड की डिटेल, कंप्लीट डिटेल ऑफ लैंडलॉर्ड, प्लस कितना अमाउंट रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, किस मोड में मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ। ये डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद ही मैं यहाँ पर जाकर सेक्शन 80GG में रेंट का डिडक्शन, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। मैंने लिखा नो। मेरा अगला है 80C, सेक्शन 80C में अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि मैंने PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर मेरा 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में कोई मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर मैंने कोई टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर इसके अलावा मेरी कोई PF डिडक्शन है या फिर PPF है, तो उस केस में मुझे 80C की यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। मैं मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक 80C में जाकर क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा कि मेरा 80C में 75,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। 80CC2 में मुझे डालना होगा कि कोई भी पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, तो मैं अपने फॉर्म 16 से उसे देख सकता हूँ। तो अब 80D में अगर या तो मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, या फिर कोई मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में मैं 80D में जाके डिटेल डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे यस किया। इसके लिए मुझे एक शेड्यूल फिल करना होगा 80D का, आगे जाके हम इसे फिल करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मेरा कोई हायर एजुकेशन लोन है वो सेल्फ और रिलेटिव्स के केस में, और उसका जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो 80E में जाके मैं उस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। या इसके अलावा मेरी अदर कोई डिडक्शन है, जैसे कि 80CC1B, अगर मैंने कोई नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम 50,000 तक मैं जाकर यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ 80CC1B में। 80TTA में मुझे सेविंग से जो भी मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, उसकी मैं मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। इसके ऊपर मेरा जितना भी ब्याज होगा सेविंग से मिलने वाला, वो पूरा टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने 4,500 रुपीज लिखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तो मैंने पूरा अमाउंट क्लेम किया। इसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है। अब मैं एक बार अपनी डिडक्शन की डिटेल को वेरीफाई कर सकता हूं कि 80C से मैंने 75,000 क्लेम किया था। 80D में मुझे एक शेड्यूल फिल करना होगा जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमने 80D में एडिट किया। इस शेड्यूल में मुझे डालना है कि
whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen. मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यस, नो या नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मैंने किया नो। इसके बाद मेरा अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेडिकल का, अदर देन कैश, अगर मैं ऑनलाइन मोड में कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी मेरे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट होगा मुझे उसके डिडक्शन क्लेम करनी है। मैंने लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा 8,500 रुपये का। मेडिकल 80D में जाकर मैं अगर मुझे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम करना है तो उस केस में मैं मैक्सिमम 25,000 तक क्लेम कर सकता हूँ फॉर सेल्फ एंड फैमिली अदर देन पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के केस में भी मुझे क्लेम करना है अपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, अगर पेरेंट्स की भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो रहा है तो उसमें मैं एक्स्ट्रा 25,000 ले सकता हूं अगर पेरेंट्स नॉन सीनियर सिटीजन है। वहीं अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मैं एक्स्ट्रा 50,000 तक का भी पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। मेरा 8,500 करा। सेकंड है वेदर यू एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। अगर मैं यस और नो करता हूं तो मुझे डिटेल डालनी होगी। मैंने लिखा नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स एंड देन सेव। 80D का शेड्यूल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बता रहा है कि 80C में मैंने 75,000 रुपीज क्लेम किया था। 80D में 8,500 रुपये का मैंने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम किया। 80TTA में मेरा जो सेविंग से ब्याज था जो अदर सोर्सेस में मैंने इनकम रिपोर्ट किया था, बाद में जाके 80TTA में मैंने उसे उतने अमाउंट तक क्लेम किया। मैक्सिमम 10,000 तक कर सकता हूँ या जो भी मेरा इंटरेस्ट अमाउंट होगा उतने तक क्लेम करने के बाद मेरी टोटल डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 में 88,000। इसके बाद मैंने यहाँ पे उसे कंफर्म किया। मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है मेरा टैक्स पेड। अगर मेरी सैलरी मिल रही है और मुझे सैलरी मिलने के बाद अगर मेरी कोई एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी मिलने के बाद अगर मेरा कोई एम्प्लॉयर मेरा TDS डिडक्ट कर रहा है तो मुझे यहाँ पे अपनी TDS की डिटेल डालनी होगी। जनरली ये डिटेल ऑटो फिल होती है जब मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपेयर करता हूँ या जब भी मैं अपनी यूटिलिटी प्रिफिल्ड यूटिलिटी डाउनलोड करता हूँ तो उस केस में भी ये डिटेल मेरी ऑटो फिल आ जाती है। इसमें बताता है कि अगर मुझे सैलरी से कोई मेरा TDS डिडक्ट हुआ है तो कितना अमाउंट ऑफ TDS डिडक्ट हुआ है, या अदर देन सैलरी मेरा कोई TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अंडर सेक्टर 194A, 194C, 194H। तो उस केस में भी जो भी मेरा TDS अमाउंट होगा वो यहाँ पे ऑटो फिल आ जाता है। या मैं एक बार अपने फॉर्म 26S में जाकर अपनी TDS की डिटेल चेक कर सकता हूँ कि जो ऑटो फिल हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। या फिर मैंने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट इस साल मुझे करना है तो मुझे अपने चालान को प्रिपेयर करना होगा, चालान 280 को, और अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी कि इस साल मेरा टैक्स कितना बन रहा है। प्लस अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर रखा है 31 मार्च 2021 से पहले तो उस केस में मैं अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी की डिटेल यहाँ पे डालूंगा जिसमें कि मेरा BSR कोड, चालान डिटेल, पेमेंट ऑफ चालान, डेट ऑफ चालान, ये सब डिटेल डालने के बाद मुझे यहाँ पे इसे कंफर्म करना है। मेरा लास्ट स्टेप बचा हुआ है टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी में मुझे ये बता रहा है कि मेरी ग्रोस टोटल इनकम है 688,450 जिसमें मैंने चैप्टर 6 से मैं डिडक्शन क्लेम किए 88,000 और मेरी टोटल इनकम हो गई 6,04,50 रुपए की, जिसमें कि मेरा कंपटीशन ऑफ टैक्स में निकल कर आ रहा है मेरा कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 32,590 रुपए का मुझे टैक्स का पेमेंट करना है, जिसमें कि मेरा एजुकेशन से 1,304 है। टोटल टैक्स पेमेंट है मेरा 33,894। 234 BSC का इंटरेस्ट करने के बाद मेरा टोटल टैक्स बन रहा है 37,290 एंड देन कंफर्म। इसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो टैक्स का पेमेंट बन रहा है 37,290 वो आप यहाँ से पे नाउ। अब जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो पे नाउ पे करने के बाद मुझे 37,290 का अपना चालान बनाना पड़ेगा, चालान नंबर 280। तो कैसे हम लोग चालान प्रिपेयर करते हैं ऑलरेडी इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जब मैं अपनी चालान डिटेल यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो यहाँ पे जाके मैं अपना रिटर्न को प्रीव्यू कर सकता हूँ। प्रीव्यू करने से पहले मुझे अपनी एक बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है जिसमें कि नेम, फादर नेम, मेरा पेन नंबर एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू।
प्रोसीड टू प्रीव्यू जैसे मैं करता हूँ मेरा ITR1 निकल कर आ जाता है। मैं चाहूँ तो उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। इसमें ये मेरा कंप्लीट ITR बताता है कि मेरा पेन नंबर, मेरी इनकम डिटेल्स, मेरी डिडक्शंस डिटेल और मेरी चालान डिटेल। जैसे मेरा ITR1 निकल कर आ जाता है, प्रोसीड टू वैलिडेट। जब मैं प्रोसीड टू वैलिडेट करता हूँ तो प्रोसीड टू वैलिडेट करने के बाद ये बता रहा है कि मेरा ITR1 विदाउट एरर वैलिडेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ से डाउनलोड JSON करनी है। ये मेरी JSON फाइल डाउनलोड हो चुकी है। जब भी मैं जैसे अपनी JSON फाइल में डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करने के बाद मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है। अब मुझे जाना है ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मुझे असेसमेंट ये सिलेक्ट करना है कि फाइनेंशियल 2020-21 का मैंने ITR ऑफलाइन प्रिपेयर करा था, जिसकी मैंने JSON फाइल ऑलरेडी जनरेट कर ली है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ऑफलाइन, सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिटर्न मैंने 139 सबसेक्शन 1 में प्रिपेयर किया था, एंड देन अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है मेरे पास अपलोड योर फाइल ITR फॉर्म हियर, ओनली JSON फाइल। मैं यहाँ पे अटैच फाइल करता हूँ और जो भी मैंने ऑफलाइन यूटिलिटी में अपनी JSON फाइल जनरेट करी है वो यहाँ पर जाकर मैं उसे अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड, और ये मेरी JSON फाइल जनरेट हो चुकी है। जैसे मैं अपनी JSON फाइल जो भी मैंने जनरेट करी थी उसको अपलोड करने के बाद मैं रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। ITR1 ऑफलाइन फाइल करने के बाद मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न। जब मैं ई वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ITR1 ई वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। या तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी ITR1 को ई वेरीफाई कर सकता हूँ, या फिर मैं आधार OTP पे जो भी मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा मैं उसके थ्रू ई वेरीफाई कर सकता हूँ, या फिर मैं बैंक अकाउंट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ई वेरीफाई कर सकता हूँ। जो भी मेरा बैंक अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा, प्री वैलिडेट होगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होगा, प्लस मुझे डीमेट अकाउंट को भी प्री वैलिडेट करना होगा अगर मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू अपने ITR को ई वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइल ITR1 ऑफलाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।